हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में आज अपन जानेंगे जैव भू रासायनिक चक्र को। सबसे पहले अपन समझते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जैविक घटक है, जितने भी जीव है, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, उन जैविक घटकों और पृथ्वी के पर्यावरण के बीच में एक जैव यानी कि एक रासायनिक तत्वों का एक सर्कल पाया जाता है। उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसको दोबारा से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी बीमार हो जाते हैं और कभी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें, आप फल फ्रूट खाएं। तो हरी सब्जियों का सेवन करने का तात्पर्य क्या हुआ कि उन हरी सब्जियों में कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ रासायनिक तत्व होंगे, कुछ खनिज होंगे जो आपको क्या करेंगे, आपको वापस तैयार होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए डॉक्टर आपको ये एडवाइस दे रहा है। अब दोस्तों उन हरी सब्जियों में जो ये तत्व है, ये कहाँ से आए? ये जो तत्व है, जो मिनरल्स है या फिर जो अपन कह सकते हैं जो भी रासायनिक तत्व है, वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब मिट्टी से आए हैं, वो सब पर्यावरण से आए हैं। और पर्यावरण से वो कहाँ पर संचित हो गए? उन पौधों में संचित हो गए। यानी कि जैसे मान लीजिए लोहा तत्व की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया होने पर आपको कहता है डॉक्टर की पत्तेदार सब्जियां खाइए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में लोहा तत्व पाया जाता है। समझिए, अब पत्तेदार सब्जियों में लोहा तत्व पाया जाता है और हम पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो अपनी जो एनीमिया है उसकी कमी या जो लोहा रोग है एनीमिया, वो दूर हो जाएगा। तो उन पत्तियों में, उन पौधों की पत्तियों में लोहा तत्व कहाँ से आया? वो लोहा तत्व आया आपकी मृदा से, क्योंकि मिट्टी में लोहा तत्व की मात्रा उपलब्ध होती है। और वो पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तब उस लोहा तत्व को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वो पौधे। और उन स्टोर किए हुए लोहा तत्व को जब अपन खाते हैं तो वो लोहा तत्व अपने अंदर आ जाते हैं। समझ रहे हो? और फिर जब अपना विघटन होता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु या फिर दीमक वगैरह, ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृत जीवों का अपघटन करते हैं, विघटन करते हैं, तो विघटन करते समय क्या होता है, वो जो लौह तत्व अपने अंदर थे या किसी भी जीव में थे या कोई भी मिनरल्स जो जीवों में था, वो पूरा का पूरा वापस किस में मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो शुरू कहाँ से हुआ था? ये मिट्टी से, और एंड कहाँ हो गया इसका? मिट्टी में। यानी कि ये कह सकते हैं कि जीवों और पर्यावरण के बीच में क्या होता है, रासायनिक तत्वों का एक सर्कल पाया जाता है, जिसे हम जैव भू रासायनिक तत्व या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। देखिए, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सूर्य से क्या करते हैं पौधे? देखो, यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कौन सी ऊर्जा के माध्यम से होती है? सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से। पौधे जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि अपने आप को बढ़ाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने आप की खुद की वृद्धि करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। और वो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। फिर जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब प्रारंभ होती है, तो मान लीजिए कि एक जीवन का प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है, ये पौधों में स्टोर हो रही है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं पौधे, तो सूर्य से एनर्जी को ग्रहण करके अपने ऊतकों में स्टोर कर रहे हैं और अपने ऊतकों में स्टोर करके रख लेते हैं। और जब जीव इनको खाते हैं, जब शाकाहारी जीव इनको खाते हैं, तो इसी ऊर्जा का फ्लो, इसी ऊर्जा का प्रवाह है उन शाकाहारी जीवों में हो जाता है। देखिए, यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जीवन को प्रारंभ करती है। और इस ऊर्जा का, यानी कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? बहुत कम। और उस ऊर्जा का 0.1% जो भाग है ना, उससे आधे से अधिक भाग में श्वसन क्रिया के दौरान पौधों में संचित हो जाता है। समझ रहे हो? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो यही ऊर्जा उन पौधों में स्टोर हो जाती है। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक तत्वों का भी अवशोषण किया जाता है। अब जब पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो रासायनिक तत्व है, चाहे जल हुआ, चाहे
पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ, लौह तत्व हुआ, जितने भी खनिज और जितने भी जो रासायनिक तत्व होते हैं, पौधे क्या करते हैं, उन रासायनिक तत्वों का अवशोषण करते हैं। यानी कि जड़ों के माध्यम से जमीन से उन रासायनिक तत्वों को अपने अंदर ले लेते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, सही है। और फिर जीवों में ये चला जाता है। जब जीव इन पौधों को खाते हैं तो ये रासायनिक तत्व किन में चले जाते हैं, जीवों में चले जाते हैं। और फिर जब जीव मर जाते हैं और उनका अपघटन होता है तो ये रासायनिक तत्व मृदा में वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार जीवधारियों और पर्यावरण के बीच इन रासायनिक तत्वों के क्या चक्र को ही क्या कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जैविक भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पौधा है, सूर्य की किरणें इस पौधे पे पड़ रही हैं, तो यहाँ से ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा आ रही है कहाँ पर, पौधों में। और सूर्य की ऊर्जा से ही जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्य से ऊर्जा आती है सबसे पहले, पौधे क्या करते हैं, इस ऊर्जा को अपने अंदर, कुछ भाग को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर मतलब संचित कर लेते हैं, यानी कि जमा कर लेते हैं। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना पौधे, तो कुछ क्या कर रहे हैं, एक तो ऊर्जा को संचित कर लिया इन्होंने, दूसरा ये जो जड़ों के माध्यम से बहुत सारे जो रासायनिक तत्व होते हैं जो जमीन में उपलब्ध होते हैं, उन रासायनिक तत्वों को भी अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं। किनका, रासायनिक तत्वों का। अब ये रासायनिक तत्व बहुत सारे होते हैं, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, जल होता है। इन सब रासायनिक तत्वों को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो दो चीज़ों को इन्होंने स्टोर किया, एक तो क्या, ऊर्जा, और दूसरा क्या, रासायनिक तत्व। और फिर इस ऊर्जा और रासायनिक तत्वों को जब जीव, इनको जो शाकाहारी जीव होते हैं, जब वो इन पौधों को खाते हैं तो यही ऊर्जा और यही रासायनिक तत्व उन जीवों में चले जाते हैं। और फिर मान लीजिए वो जीव मर जाते हैं, और मरने के बाद में जो भी अपघटक होते हैं, दीमक, बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी होते हैं, उनको वापस जब मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरे के पूरे रासायनिक तत्व और ऊर्जा सब के सब किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जीवों के बीच में और प्रकृति के बीच में इन रासायनिक तत्वों का एक चक्र चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। समझ गए। अब देखिए, अब अपन इस आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अच्छा समझ लेते हैं। ये जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार का होता है, एक तो गैसीय और एक तलछटी। देखो दोनों, गैसीय में क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और CO2, इसका चक्कर चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, दोनों का क्या होता है, साइकिल के रूप में ये चलते रहते हैं। पौधे इनको ग्रहण करते हैं, फिर जैविक, अभी अपन आगे इनको डिटेल से समझेंगे। और तलछटी चक्र में किसका हो रहा है, तलछटी चक्र में हो रहा है आपका जितने भी मृदा में तत्व पाए जाते हैं ना, जितने भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं मृदा में, उन सब का अपन इसमें करेंगे। और गैस में, यानी कि जो गैस के रूप में, जो साइकिल के रूप में चल रहे हैं, वो कौन से हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, जिससे प्रकृति में सभी रासायनिक तत्वों का, सभी गैसों का एक संतुलन रहता है। समझ गए यहाँ तक। अब अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्वों का साइकिल पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्वों का चक्र पढ़ेंगे। अब ये मैं बार बार चक्र चक्र बोल रहा हूँ, तो आप इसको कहीं दूसरा चक्र मत समझ लेना है। तो कौन कौन से तत्वों का साइकिल पाया जाता है, चक्र पाया जाता है। देखिए, एक तो पाया जाता है जल चक्र, यानी कि पौधे जल को ग्रहण करते हैं, फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। फिर वायुमंडल में जो वाष्पोत्सर्जन से जो जल गया है उससे बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होगी, तो वर्षा से वापस धरातल पर जल आ जाएगा। फिर पौधे उनको इस प्रकार का एक साइकिल पाया जाता है। एक पाया जाता है कार्बनिक चक्र, इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। एक पाया जाता है ऑक्सीजन चक्र, एक पाया जाता है नाइट्रोजन चक्र, और एक पाया जाता है खनिजों का चक्र। इन सबको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जल चक्र। जल चक्र मतलब जो अपन ने पहले भी इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसमें एक जल क्या होता है, एक सर्कल वाइज चलता है। कैसे चलता है मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए, जल ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में रहता है। क्लियर है। जब महासागरों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है,
गैसीय रूप में आकर वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जाकर संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होने के बाद में वाली बारिश होती है, वर्षा होती है। और वर्षा जब पानी धरातल पर पहुंचता है तो इसी पानी को पेड़ पौधे वापस इस्तेमाल कर लेते हैं, जीव जंतु वापस इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर ये नदियों के माध्यम से बहता हुआ महासागरों में चला जाता है। तो इस तरीके से एक क्या होता है, चक्र पाया जाता है जिसमें जैविक अजैविक सब घटकों को शामिल कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा आता है कार्बनिक चक्र। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्बनिक चक्र यानी कि सब जीवों में क्या होता है, कार्बन होता है। हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप कार्बनिक ऊर्जा के स्रोत बताइए। कार्बनिक ऊर्जा के स्रोत मतलब जो कार्बन से बने हैं, यानी कि कार्बन मतलब जो जीवों से बने हैं, है ना। तो जीवों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। अब ये कार्बन कहाँ से आया जीवों में, तो ये देखते हैं। ये कार्बनिक तत्व देखिए जीवों में कार्बन पाया जाता है। क्लियर है। और ये जो कार्बन है ये कहाँ से आया है, ये कार्बन आया है कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जब श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं तब ये इसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, ये कार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। किस में, कार्बन में। देखिए ये कार्बनिक तत्व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कैसे परिवर्तित हुआ, यह इस गैस को क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदल देते हैं। किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में किस किस रूप में बदल सकते हैं, सुक्रोज में बदल सकते हैं, सेल्यूलोज में बदल सकते हैं, इसके अलावा स्टार्च में बदल सकते हैं। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में पौधे चेंज कर देते हैं और फिर ये क्या होती है, पौधों में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। और ये ग्लूकोज है ना, ये कार्बन पौधों में जमा हो जाता है। फिर जीव क्या करते हैं, इन पौधों को खा लेते हैं। क्लियर है। और जब जीव इन तत्वों को खाते हैं, इस ग्लूकोज को खाते हैं, तो या तो वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया से कुछ भाग तो वापस CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ भाग उनमें स्टोर रह जाता है। और जब ये स्टोर रहा भाग जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है तो फिर ये वापस CO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, देखिए दोबारा से समझाते हैं। किसका चक्र पढ़ रहे हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान से सुनना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका चक्र या फिर कार्बन जो होता है उसका चक्र पृथ्वी पर किस तरीके से पाया जाता है। एक गैस होती है जिसका नाम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं, ये पौधा है आपका, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वो किसके माध्यम से करते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के माध्यम से। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इस CO2 को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पौधे अपनी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो इस गैस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन, पेड़ पौधे। जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस CO2 को किस में परिवर्तित करके, ग्लूकोज में परिवर्तित करके अपने अंदर क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। संचित मतलब जमा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। किसको, CO2 को, लेकिन किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। सही है। अब जीव होते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, ये आप है ना, ये कोई जीव है और ये जीव क्या कर रहा है, इसको खाएगा, पौधे को खाएगा, क्योंकि ये शाकाहारी जीव है ना। तो शाकाहारी जीव क्या करेगा, इस पौधे को खाएगा। और जब इस पौधे को खाएगा तो इस पौधे में जो ग्लूकोज है, जो किसका रूप है, CO2 का, इस ग्लूकोज को ये खाएगा। और जब इस ग्लूकोज को खाएगा, इस कार्बन को ये खाएगा, तो जब ये जो जीव श्वसन क्रिया कर रहा है तो इस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में, क्योंकि ये किससे कन्वर्ट हुई थी, CO2 से। तो पौधे तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जीव जब इसको खाते हैं तो श्वसन क्रिया के माध्यम से इसी ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कुछ मात्रा में तो क्या करते हैं, इसे वायुमंडल में ये उत्सर्जित कर देते हैं। समझ गए। जब अपन श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज खाते हैं और ये ग्लूकोज क्या होता है, ये CO2 का रूप ही होता है। समझ गए।
तो कुछ मात्रा में CO2 को क्या करते हैं, वायुमंडल में स्टोर, वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं, और कुछ मात्रा जो है इन जीवों में सिंचित हो जाती है। क्या हो जाती है, इन जीवों में सिंचित हो जाती है, जमा हो जाती है। और जब ये जीव मर जाते हैं, जब ये जीव मरते हैं तो अपघटक क्या करते हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। अपघटक इन जीवों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो उस टाइम पे जो बचा हुआ कार्बन था, क्योंकि इन जीवों में कार्बन है ना, कार्बन किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। इस कार्बन को जब अपघटक इन जीवों को मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं तो यही कार्बन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में, क्योंकि CO2 से बना है तो CO2 में ही कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका एक साइकिल पाया जाता है, जो जीवों से वायुमंडल, वायुमंडल से जीवों में, जीवों से वायुमंडल में। समझ गए आप लोग? यानी कि CO2 डायरेक्ट अपन ग्रहण नहीं करते, लेकिन पौधे ग्रहण करते हैं। पौधों से फिर वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं, और हम अपने ग्रहण करने के बाद में श्वसन क्रिया के माध्यम से ये वापस CO2 बन के वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल पाया जाता है किसका, कार्बनिक चक्र का, यानी कि कार्बन डाइ। अब देखते हैं अपन ऑक्सीजन का चक्र। दोस्तों अपन ने देखा किसका, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र अपन ने देखा किस तरीके से वो दोनों चक्र चलाते हैं अपना पर्यावरण और प्रकृति के बीच में, प्रकृति और जैविक समुदाय के बीच में किस तरीके से उन दोनों के बीच में चक्र चलता है, किस किस का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब किस किस का चक्र देखेंगे, अब देखेंगे अपन ऑक्सीजन का चक्र, ये किस तरीके से चलता है, नाइट्रोजन का चक्र ये किस तरीके से चलता है, और अन्य जो खनिज तत्व होते हैं उनका साइकिल किस तरीके से, या जो इनका रोटेशन है वो किस तरीके से जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में चलता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन का चक्र, यानी कि जो अपन गैस श्वसन क्रिया में अपन काम में लेते हैं, जिस गैस को अपन प्राणवायु कहते हैं, वो गैस किस तरीके से जैविक समुदाय और प्रकृति दोनों के बीच में एक साइकिल का काम कर रही है, किस तरीके से वो एक चक्र के रूप में चल रही है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जब पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तो उस टाइम पे आप जो पौधे होते हैं वो जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, जल को। यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जल का अवशोषण करते हैं, और इसी जल का वो विघटन करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे, ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है, पौधे उत्पन्न करते हैं। सही है? पौधे कैसे उत्पन्न करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो जल को ग्रहण करते हैं, और जब जल को ग्रहण करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस जल को यानी कि H2O को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन में। समझ गए? क्योंकि जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, और इसका विघटन जब किया जाता है तो इससे ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाती है। और ये कौन करता है, ये पौधे करते हैं। कब करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यह ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट बनाती है, ये अलग से बिंदु है। ऑक्सीजन जो है नाइट्रेट के साथ मिलकर नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बना देती है। इसके अलावा आयरन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देती है। तो इस तरीके से दूसरे तत्वों के साथ मिलकर दूसरे तत्व भी बना देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का उत्पन्न कौन करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है पौधे, और जल जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं वो ऑक्सीजन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन का चक्र। नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अपना जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है, 78%। लेकिन इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को हम सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि अपन वायुमंडल में खूब नाइट्रोजन है लेकिन उसे अपन काम में नहीं ले सकते स्वतंत्र रूप से, डायरेक्टली हम उसे काम में नहीं ले सकते हैं। कुछ जीव है जो इसे काम में ले सकते हैं, जैसे कि कुछ मृदा में जीवाणु पाए जाते हैं जो इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल होता है, वो भी इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। इसके अलावा ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रंथियाँ, गांठें पाई जाती है उनकी जड़ों में। तो वो क्या करते हैं, इस स्वतंत्र नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर या फिर मृदा में। समझ रहे हो? यानी कि इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को वो स्टोर कर देते हैं मिट्टी में, नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं। कौन,
देखो स्वतंत्र रूप से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ मृदा में जीवाणु होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल होता है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है और फिर वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ ग्रंथियों वाले जो पौधे होते हैं वो भी इसे इस्तेमाल करके मृदा में इनका स्टोर कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर देते हैं। और इसी नाइट्रोजन को जब अपन उन पौधों को खाते हैं, जब उन जैविक समुदाय जो जीव है, जो चल जीव है, उन पौधों को खाएगा तो वो जो सबका सब नाइट्रेट जो है, जो नाइट्रोजन है वो उन पौधों में, उन जीवों में आ जाएगा। और जब वो जीव मरेंगे तो जब उनका अपघटन किया जाएगा तो उस अपघटन की क्रिया में क्या होगी, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी और उस नाइट्रेट को कुछ जीवाणु वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो मतलब जो नाइट्रोजन वायुमंडल से स्टार्ट हुई थी, वायुमंडल से पौधों ने उसे ग्रहण किया, भूमि में स्टोर किया, अपने अंदर स्टोर किया, फिर जीवों ने उनको पौधों को खाया, उनमें गई, फिर उनसे अपघटक में गई, अपघटक से फिर वापस वो नाइट्रोजन बन के वायुमंडल में चली गई। इस तरीके से एक सर्कल पाया जाता है, इस तरीके से एक साइकिल पाई जाती है। देखिए नाइट्रोजन चक्र, यह एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, यानी कि पौधे अगर एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का अगर निर्माण करते हैं, वर्णक का अगर निर्माण करते हैं या फिर विटामिन्स का निर्माण करते हैं, तो इन सब के निर्माण में नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाता है। जैसे अपन ने देखा कि पेड़ पौधे जो कार्बन बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपन जीवन जीते हैं ना, जब अपन अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं तो हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। अपनी बॉडी को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट था वो तो मिल रहा था हमें कार्बन से, यानी कि CO2 से। जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल रही थी ऑक्सीजन से, लेकिन ये बना कौन रहा था, ये पौधे बना रहे थे ऑक्सीजन से। जो हमें विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन और वर्णक, ये हमें मिल जाती है कहाँ से, नाइट्रोजन से, लेकिन अपन ग्रहण नहीं कर सकते, पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं। सही है। इसके अलावा इसे कुछ मृदा जीवाणु जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रत्यक्ष रूप से इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी कि मृदा में स्टोर करना मृदा जीवाणु और रंध्र ग्रंथियों वाली जड़ों की फसलें करती है, जिन्हें जीव खा लेते हैं और ये नाइट्रोजन उन जीवों में आ जाता है। जब अपघटन उन जीवों का अपघटक करते हैं तो फिर ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे डीनाइट्रीकरण कहते हैं। कैसे कहते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करना डीनाइट्रीकरण कहलाता है। समझ गए। अब ये नाइट्रोजन का चक्र हो गया। अब आखिरी चक्र पढ़ लेते हैं, खनिज, अन्य खनिज चक्र। चक्र का मतलब साइकिल। अब चक्र उल्टा मत समझ लेना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब छोटे थे, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हाँ बेटा तेरा चक्कर चल रहा है ना, तो वो तेरा वाला चक्कर नहीं, यहाँ पे किसका चक्कर पढ़ेंगे अपन, मिनरल्स का। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो ज़मीन से किस तरीके से पौधों में, पौधों से किस तरीके से जीवों में, जीवों से फिर वापस ज़मीन में, इस तरीके से उनका भी एक चक्र साइकिल होता है। कैसे, देखो फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें तो चाहिए ही अपने को, है ना। अपने को ऑक्सीजन भी चाहिए, अपने को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमारे को न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन्स, ये सब चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमें फास्फोरस भी चाहिए, अपनी बॉडी को फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, अपनी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई होती है ना, तो हमें कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती है, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ये सब चीज़ें मिट्टी में मिली हुई होती है। देखो ये सब चीज़ें, ये सब रासायनिक तत्व कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तो जब जल को ग्रहण करते हैं जड़ों से, उसी टाइम पे इन पोषक तत्वों को भी, इन रासायनिक तत्वों को भी ग्रहण कर लेते हैं और इन खनिज तत्वों को ग्रहण करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर जीव जब इनको खाते हैं तो यही स्टोर किए हुए, यही संचित किए हुए जो खनिज होते हैं वो उन जीवों में चले जाते हैं और फिर उन जीवों का जब अपघटन होता है तो वो अपघटन होने पर वो खनिज तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। कहाँ से आए थे, मिट्टी से, मिट्टी से पौधों में, पौधों से जीवों में, जीवों से अपघटक में, अपघटक से वापस मिट्टी में। तो इसका भी एक क्या पाया जाता है, चक्र पाया जाता है। किसका,
खनिजों का। तो ये थे प्रमुख जो जैव भू रासायनिक चक्र, वो ये अपन ने इनको डिटेल से समझा। छोटा सा पॉइंट बचा है पारिस्थितिकी तंत्र, इसे देख लेते हैं। कुछ पॉइंट बचे हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। पारिस्थितिकी अपन ने समझा कि पृथ्वी पर जो जीव और अजैविक जो घटक है, जैविक समुदाय और वो जो अजैविक घटक है, इनके बीच में जो अंतर संबंध पाया जाता है, दैट्स मीन इकोलॉजिकल सिस्टम। इसे ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दोबारा से बताता हूँ, अजैविक तत्वों में हम किसको शामिल करेंगे, इसमें हम वायु, जल और मृदा को शामिल करेंगे। और जैविक तत्वों में सभी जीव, पेड़ पौधे, चल अचल जीव, सभी प्रकार के। तो जो प्राकृतिक तत्व है या जो अजैविक तत्व है और जो जैविक तत्व है, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, जो अंतर संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र में जब संतुलन बना रहता है, संतुलन मतलब अपन ने एक पॉइंट पढ़ा कि आज अगर हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं और आज से 100 साल पहले के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुए। ये खास बदलाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने क्या किया है, जो जीव है या जो जैविक और जो अजैविक घटक है, उनमें संतुलन बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में ये संतुलन जो है वो गड़बड़ा रहा है। यानी कि जैविक समुदाय की वृद्धि हो रही है और जैविक में भी पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो साइकिल पाया जाना चाहिए था, जैसे कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधे देंगे, है ना, जल से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देंगे। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधों से मिलेगा, है ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पेड़ पौधों से मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एक परिस्थिति में बैलेंस जो बना हुआ था, जो संतुलन बना हुआ था, वो बिगड़ेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन अपन कैसे कहेंगे। एक पारिस्थितिकी क्षेत्र में इस प्रकार का संतुलन कि वहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों के बीच में सामान्यतः एक संतुलन देखा जाता है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो तो संतुलन हो गया। लेकिन अगर उनमें बदलाव आ रहा है, अगर उनमें चेंजेज आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। और इसके कारण ये कब बना रह सकता है, ये बना रह सकता है जीवधारियों की अगर विविधता होगी, अगर डाइवर्सिटी, जितनी अधिक डाइवर्सिटी होगी, जितनी अधिक विविधताएं होगी, उतना ही अच्छा आपका परितंत्र होगा। समझ गए। पारिस्थितिकी में असंतुलन के कारण, ये पारिस्थितिकी असंतुलित क्यों होती जा रही है, इस पूरे पॉइंट को हम इन 4 बिंदुओं में कवर करेंगे जो ऊपर भी था। देखो, पहला था किसी एक प्रजाति की संख्या में वृद्धि। अगर किसी एक प्रजाति की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, वो दूसरे प्रजातियों की संख्या में कमी का कारण बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा घास है ना, और बहुत सारे ज़्यादा जानवर है, आवारा पशु बहुत ज़्यादा है, ऐसा समझ लीजिए आवारा पशु बहुत ज़्यादा है, तो वो पशु क्या करेंगे, आपके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होंगे ना, सबको खा जाएंगे, है ना। और सभी पेड़ पौधों को खा जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन किससे बनेगी फिर। तो क्या होता है, अगर कोई भी एक समुदाय अगर वृद्धि करेगा तो वो दूसरे समुदायों के नष्ट होने का कारण बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई घास के मैदान है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिरण है, तो वो क्या करेगी, पूरी घास को चट कर जाएगी। या फिर ऐसे मान लें कि जहाँ पे ये जो हिरण है, ये जो शाकाहारी जीव है, वो है ही नहीं, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जंगल बन जाएगा, है ना। या फिर अपन कहें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांसाहारी जीव है, तो वो शाकाहारी जीवों को सबको खा जाएंगे। समझ रहे हो। तो मतलब सभी जीवों का एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित अनुपात में बने रहना जरूरी है। किसी भी एक संख्या में, किसी भी एक जीव में वृद्धि होना दूसरे जीव में कमी होने का कारण बन सकता है। समझ गए। दूसरा, वनों का उन्मूलन, वनों का काटना। वनों की कटाई इतनी अधिक मात्रा में की जा रही है वर्तमान समय में, जो हमें हमारे पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन रही है। यानी कि वनों की कटाई की वजह से हमें ऑक्सीजन में कमी देखने को मिलेगी, साथ ही वनों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते थे ना कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करेगा, नहीं करेगा, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी, है ना। और दूसरा, हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो पारिस्थितिकी में क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। और तीसरा मुख्य कारण क्या है, सब कारणों की जड़ है ये, कौन सा, जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन इतनी हद तक बढ़ी है, जनसंख्या इतनी हद तक बढ़ी है कि उसने पूरे जो पारिस्थितिकी है उसको असंतुलन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया उसने। अभी मैंने कहा कि एक प्रजाति की संख्या बढ़ती है तो वो दूसरी प्रजातियों की संख्या की कमी का कारण बन जाती है। जैसे कि मानव की संख्या बहुत ज़्यादा हुई,
जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो वो क्या करेगी, फिर दूसरे जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मानव, आप अगर देखते होंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी से पूछोगे तो उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आसपास में बहुत सारे, जब वो रहते थे ना, जब वो छोटे थे ना, तब बहुत सारे जीव थे यहाँ पर। लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। जो जीवों के आवास थे, मानव ने उनको तहस नहस कर दिया, वहाँ पर खेती करने लग गए, बहुत ज़्यादा नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही है। तो क्या हो रहा है इससे, जो दूसरे जो जीव थे उनके आवास नष्ट हो गए, उनके रहने की जगह नष्ट हो गई, उनके लिए जो धीरे धीरे से उनके लिए प्रतिकूल अवस्थाएं बन गई, इस वजह से वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारी प्रजातियाँ तो ऐसी है जो आज देखने को भी नहीं मिलती, प्रकृति से पूरी तरीके से लुप्त हो गई। आगे वाले चैप्टर में अपन इसे डिटेल से पढ़ेंगे प्रजातियों के बारे में ना। प्राकृतिक आपदाएं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये भी क्या करती है, पारिस्थितिकी में असंतुलन का काम कर देती है। कभी कभार है ना, जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा नष्ट कर देती है पेड़ों को, पेड़ जल प्लावन हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है जो प्राकृतिक या जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आपका एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 16, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, राम राम, जय हिंद।